हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त नोटिस लेकर आ चुका हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। इस नोटिस के बारे में A to Z सारी जानकारी डिटेल्स में आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है पल पल की अपडेट के लिए और बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक नोटिस निकल के आ रही है। इस नोटिस के तहत जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं और जो व्यूवर्स हैं मेरे पास कमेंट करें कि सर क्या पूरे भारत में अब NHM से कोई भर्ती नहीं आएगी। पूरे भारत में अलग अलग जो NHM है, जैसे यूपी NHM, बिहार NHM, दिल्ली NHM, राजस्थान NHM, क्या वहाँ पे संविदा पर जो है अब NHM की तरफ से कोई भर्ती नहीं आएगी। एक नोटिस निकल के आ रही है, उसमें बताया गया है। उस नोटिस के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दो। तो बिल्कुल नोटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ और बात करेंगे क्या अब किसी भी NHM से कोई भर्ती संविदा पर नहीं आएगी या फिर जो नोटिस है फेक है या क्या है मामला, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे एक नोटिस निकल के आ रही है, NHM के बारे में बताया गया है और इसमें बोला गया है कि जो बेवजह संविदा पर भर्ती होती थी NHM से, अब वह भर्ती नहीं होगी। इसके अलावा NHM से जो पुराने पद है जिसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है, उस पद को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा अभी जो टेक्निकल पद है उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। इसके बारे में भी जो है इस नोटिस में जानकारी दी गई है। 5% सैलरी बढ़ाई जाएगी NHM कर्मचारियों की, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यह जो है भारत सरकार से अपडेट निकल के आ रही है और यह पूरे भारत में NHM के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अलावा समान कार्य समान वेतन पर भी जो है इस नोटिस में जानकारी निकल के आ रही है। और अगर देखोगे तो जो यह आदेश है 9 दिसंबर 2025 को जारी की गई है और यह आदेश पूरे अलग अलग राज्यों के जो NHM है उन पर लागू होगा, क्योंकि ये जो आदेश है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किया है। तो इस नोटिस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। पूरे भारत के अलग अलग NHM पर जो है यह लागू होगा रूल, और इस रूल के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि इस नोटिस के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। यूपी NHM नर्स भर्ती 2025, यूपी NHM या फिर बिहार NHM, राजस्थान NHM या फिर पूरे भारत में जो अलग अलग NHM है वहाँ पे दोस्तों डॉक्टर्स, नर्स, ANM, पैरामेडिकल एंड CHO ऑफिसर की जो भर्ती होती है उस भर्ती के बारे में अपडेट लेकर आ चुका हूँ। 12 दिसंबर नई नोटिस निकल के आ रही है। 9 दिसंबर को जो पत्र यहाँ पे निकल के आ रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से, उस पत्र पर जो है यह एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट के तहत बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब NHM से कोई भर्ती नहीं आएगी। तो क्या स्पष्ट जानकारी, चलिए मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, चलिए उस रिपोर्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए बोला गया है समान कार्य समान वेतन के बारे में बोला गया है। इसके बाद जो पुराना पद है उसको समाप्त किया जाएगा और नया पद यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा बेफिजूल जो है अब संविदा पर भर्ती नहीं होगी और अब ज़्यादातर सरकारी भर्ती होगी, यानी कि नियमित भर्ती होगी। नंबर 5वां, CHO ऑफिसर का जो कार्य दायित्व है उसे बढ़ाया जाएगा। CHO ऑफिसर की जो जिम्मेदारियां हैं उसे बढ़ाई जाएंगी, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। और भी बहुत सारे यहाँ पे बदलाव जो है NHM के कर्मचारियों पर पड़ने वाली है और NHM में जो है बहुत सारे यहाँ पे बदलाव किए जाएंगे। और इसके अलावा NHM के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी और भी बहुत सारे यहाँ पे बदलाव किए जाएंगे। उसकी प्लानिंग जो है इस रिपोर्ट में पब्लिश की गई है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है, तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। होम पेज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW यहाँ पे देख सकते हो,
HFW इनकी तरफ से 9 दिसंबर को जो है एक पत्र पब्लिश किया गया है। उस पत्र को जो है एक रिपोर्ट में बदला गया है NHM के लिए। उस रिपोर्ट को जो है मैं दिखाने वाला हूं, बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो यहाँ पे आदेश जारी किया गया है यह पूरे भारत में लागू होगा। भारत सरकार यहाँ पे आप लोग मेंशन देख सकते हो, मेंशन किया गया है। चलिए अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसे अच्छे से देख लेते हैं। बाकी थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लंबा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए यह रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, 10 पेज का यहाँ पे PDF पब्लिश किया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बाकी थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, 3 से 4 दिनों के अंदर इस रिपोर्ट पर जो है मेरी एक और वीडियो छोटी सी आएगी। उसमें हम डिटेल्स में जो है छोटे से वीडियो में सारी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत राज्यों में मानव संसाधन HR कार्यक्रम प्रबंधन इकाई PMU और पद डिजाइन पोस्ट डिजाइन का विस्तृत विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन आगामी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना PIP और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 9 दिसंबर 2025 के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जो है यह रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। तो यह नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से पब्लिश की गई है, आप लोग पढ़ सकते हो। सबसे पहले कार्यकारी सारांश के बारे में बताया गया है, एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में जानकारी दी गई है। जल्दी जल्दी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पढ़ने में या कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ गलती भी हो सकती है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के ढांचे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य करता है। विगत 2 दशकों में मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW भारत सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2025 को जारी किए गए दिशा निर्देशों और 2024 से 2026 के लिए निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना PIP के रूपरेखा ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। यह नया चरण विस्तार से हटकर समेकन और युक्तिकरण पर केंद्रित है। राज्यों के लिए यह आगामी PIP चक्र केवल वार्षिक बजट प्राप्त करने की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह उनके मानव संसाधन HR और कार्यक्रम प्रबंधन PM ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का एक अनिवार्य जनादेश है। इस विस्तृत प्रतिवेदन का उद्देश्य राज्यों में मानव संसाधन HRH कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारियों PM स्टाफ, इसके अलावा PMU यानी कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों और पद डिजाइन पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का गहन और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करना है। विश्लेषण का केंद्र बिंदु जो है MOHFW का 9 दिसंबर 2025 का पत्र है, जो स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि राज्यों को जो है अपने कुल संसाधन लिफाफे रिसोर्स का 50% से अधिक मानव संसाधनों पर व्यय जो है नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा नीतिगत निर्णय है जो राज्यों के मौजूदा वित्तीय और प्रशासनिक संतुलन को पूरी तरह से हिला देने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम प्रबंधन लागत प्रोग्राम मैनेजमेंट कॉस्ट को कुल बजट के 9%, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 14% तक सीमित करने की शर्त को जो है और अधिक कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्यों को अब वर्टिकल कार्यक्रमों जैसे क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग के तहत कार्यरत पृथक प्रशासनिक इकाइयों को समाप्त करके उन्हें एक एकीकृत हॉरिजॉन्टल ढांचे में विलय करना होगा। असम और उड़ीसा जैसे राज्यों द्वारा अपनाए गए हेल्थ सिस्टम्स अप्रोच को अब एक विकल्प के बजाय आवश्यकता के रूप में विस्तृत किया जा रहा है। पद डिजाइन के संदर्भ में एक कर्मचारी एक कार्यक्रम की पारंपरिक अवधारणा को समाप्त कर बहुकौशल और बहुकार्यात्मक भूमिकाओं पर जोर दिया जा रहा है। वे पद जो पिछले 1 या 2 वर्षों से रिक्त हैं, उन्हें वित्तीय नियमों के तहत स्वतः समाप्त माना जा रहा है, जिससे नई भर्तियों की संभावनाएं क्षीण हो गई है। इसके साथ ही नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान NHM के कार्यक्रम प्रबंधन मद से करने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। ये आप लोग देख सकते हो।
यानी कि जो नियमित सरकारी कर्मचारी का जो वेतन का भुगतान है अब एनएचएम के फंड से नहीं दिया जाएगा, साफ साफ बताया गया है, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ना निश्चित है। ये आप लोग देख सकते हो। वेतन विसंगतियों और प्रदर्शन मूल्यांकन के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने जस्ट इन टाइम फंडिंग प्रणाली और एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को कठोर कर दिया है। पंजाब और हरियाणा में हालिया वेतन संकट इस बात का प्रमाण है कि अनुपालन न करने वाले राज्यों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह रिपोर्ट इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तार से परीक्षण करती है और राज्य मिशन निदेशकों के लिए एक रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत करती है, ताकि वे आगामी पीआईपी में न केवल अनुपालन सुनिश्चित कर सके बल्कि अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को अधिक दक्ष और प्रभावी बना सके। प्रस्तावना और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी है, चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ इस रिपोर्ट का। देखिए, एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन ने भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, इसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे तो मिशन की सफलता काफ़ी हद तक इसके द्वारा वित्तपोषित विशाल मानव संसाधन बल पर निर्भर रहती है। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और कार्यक्रम प्रबंधक शामिल है। तथापि समय के साथ इस प्रणाली में कई संरचनात्मक जटिलताएं और अकुशलताएं घर कर गई हैं। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रबंधन इकाइयों विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रबंधन इकाइयां बनाने से संसाधनों का दोहराव हुआ है और प्रशासनिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हुई है। इसके अलावा अब देखिए इम्पोर्टेंट जानकारी 2.1 में जो है, जो बोल रहे हैं कि अब एनएचएम से भर्ती नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे। 2.1 MOHFW के 9 दिसंबर 2025 के पत्र का रणनीतिक महत्व बताया गया है। अब देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9 दिसंबर 2025 को जारी किया गया पत्र केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह एनएचएम की दिशा में एक रणनीतिक सुधार का दस्तावेज है। उपलब्ध शोध सामग्री और राज्यों के लिए जारी आरओपी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस पत्र का मूल मंत्र एचआरएच युक्तिसंगत और एकीकृत संरचना है। इस पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट संदेश दिया है कि एनएचएम का उपयोग राज्य सरकार के नियमित दायित्वों को पूरा करने के लिए एक बैसाखी के रूप में नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, अब एनएचएम का जो है मिसयूज यहाँ पे नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बोला गया कि इस पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट संदेश दिया है कि एनएचएम का उपयोग राज्य सरकार के नियमित दायित्वों को पूरा करने के लिए एक बैसाखी के रूप में नहीं किया जा सकता। अब तक कई राज्य अपनी नियमित रिक्तियों को भरने के बजाय एनएचएम के तहत संविदात्मक कर्मचारियों की भर्ती कर रहे थे, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो रही थी। 9 दिसंबर का पत्र इस प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और राज्यों को आईपीएचएस 2022 भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार अपने मानव संसाधनों का पुनर्वितरण करने का निर्देश देता है। तो सबसे पहले चाहे कोई भी एनएचएम हो, यूपी एनएचएम हो, बिहार एनएचएम हो, 2 साल पुरानी जो पोस्ट है, 2 साल पुराने जो पद है, जो बिल्कुल खाली है, जिसका यूज कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, ना ही सीएचसी में, ना ही पीएचसी में, ना ही जिला अस्पताल में और ना ही कहीं मेडिकल कॉलेज में, जिस पद का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, अब उस पद को जो है एनएचएम यहाँ पे समाप्त करेगा। क्लियर है? और नए पदों का डिजाइन करेगा और नए पदों पर भर्ती होगी और टेक्निकल पद यहाँ पे भरे जाएंगे अब एनएचएम के तहत। ये अच्छी बात है। इसके अलावा अब देखिए, अब तक कई राज्य अपनी नियमित रिक्तियों को भरने के बजाय, यानी कि सरकारी पदों को भरने के बजाय एनएचएम से संविदा पर भर्ती करते थे और 20,000 रुपये सैलरी देते थे। अब अगर वे सरकारी भर्ती निकालते, नियमित पद निकालते, तो उन्हें 45,000, 50,000, 65,000 रुपये सैलरी देना पड़ता। वे क्या करते थे, संविदा पर भर्ती निकालते थे, जिससे 18,000 रुपये, 20,000 रुपये सैलरी मिलती थी एनएचएम कर्मचारियों को। तो अब बेवजह जो है संविदा पर एनएचएम से भर्ती ये लोग नहीं निकालेंगे, यानी कि अब सरकारी भर्तियां ज़्यादा आएंगी और अब एनएचएम से संविदा पर कम भर्ती आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनएचएम से संविदा पर भर्ती आएगी ही नहीं आएगी।
तो ऐसा नहीं है, यूपी एनएचएम से दोस्तों संविदा पर भर्ती आएगी और अन्य एनएचएम से भी संविदा पर भर्ती आएगी, लेकिन अब ज़्यादा भर्ती यहाँ पे नहीं आएगी, उस पर रोक लगाई गई है। आप लोग पढ़ सकते हो कि अब तक कई राज्य अपनी नियमित रिक्तियों को भरने के बजाय एनएचएम के तहत संविदात्मक कर्मचारियों की भर्ती कर रहे थे, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो रही थी। 9 दिसंबर का पत्र इस प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, ये आप लोग देख सकते हो। और राज्यों को आईपीएचएस भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार अपने मानव संसाधनों का पुनर्वितरण करने का निर्देश यहाँ पे देता है। क्लियर है? बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पे एनएचएम के तहत वर्तमान ढांचागत चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता, एनएचएम को जो है सुधार करने की आवश्यकता है। एनएचएम को कैसे यहाँ पे सुधार किया जाएगा उसके बारे में जानकारी है। वर्टिकल साइलो का अस्तित्व अधिकांश राज्यों में आज भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे आरसीएच, टीबी, एनवी, बीडीसीपी और भी यहाँ पे जैसे हैं कि एक जिला अस्पताल में टीबी कार्यक्रम के लिए अलग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और मलेरिया कार्यक्रम के लिए अलग, जबकि दोनों का कार्य प्रकृति में समान है। यह न केवल मानव संसाधन की बर्बादी है बल्कि यह 9% कार्यक्रम प्रबंधन लागत की सीमा का उल्लंघन भी करता है। यानी कि अब एक ही काम के लिए 2 पद यहाँ पे क्रिएट किया गया है, एक ही काम के लिए 2 पद यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो एक पद यहाँ पे समाप्त किया जाएगा और एक पद यहाँ पे जो है रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब जो है संविदा पर जो पद है वो कम हो जाएंगे और संविदा पर जो है वैकेंसी अब कम आएगी। और भी यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। तो अभी जो है अनियमित वेतन और करियर प्रगति का अभाव, समान योग्यता और समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वेतन में भारी असमानता है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट करियर पथ के अभाव में संविदात्मक कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी और उच्च अटारिशन दर देखी जा रही है। तो बेवजह जो पद हैं संविदा पर उसे समाप्त किया जाएगा। और पहले जो राज्य के जो पहले अलग अलग जो राज्य हैं वे लोग क्या करते थे, नियमित पद भरने के बजाय संविदा पर वैकेंसी निकालते थे, लेकिन अब वैसा नहीं करेंगे। बेवजह के संविदा पर अब एनएचएम से भर्ती ये लोग नहीं निकालेंगे। बाकी एचआरएच बजट पर 50% की सीमा यहाँ पे लागू की गई है। आप लोग पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कटौतियों की रणनीतियाँ, इस सीमा का पालन करने के लिए राज्यों के पास सीमित विकल्प होंगे। पदों की समाप्ति, अनावश्यक या कम प्राथमिकता वाले पदों को समाप्त किया जाएगा। यानी कि अनावश्यक, जिसका कहीं पे आवश्यकता नहीं है, उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। और जहाँ पे जो पद जिसका बहुत कम यूज होगा, मान लो नर्स का तो 100% यूज होता है, एनएचएम में नर्स का यहाँ पे 100% यूज होता है, लेकिन ट्यूटर का यूज बहुत कम होता है और भी 1-2 पद होंगे जिसका यूज 1%, 2%, 3% होता है, उस पद को समाप्त किया जाएगा। क्लियर है? बाकी जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है उसको भी समाप्त किया जाएगा और जिसका 2-3% यूज होता भी होगा ना, उसको भी समाप्त किया जाएगा। नंबर 2, रिक्त पदों को फ्रीज करना। सेवानिवृत्त या इस्तीफे से खाली हुए पदों को दोबारा नहीं भरा जाएगा। अब जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो इस्तीफा दे देते हैं, वे खाली हुए पदों को दोबारा ना भरना, यानी उन रिक्त पदों को फ्रीज कर देगा भारत सरकार। वेतन वृद्धि पर रोक, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना या फिर सीमित करना। वैसे तो रोक नहीं पाएंगे या फिर एक समय के लिए उसको सीमित कर सकते हैं, यानी 5% बढ़ाएंगे। बाकी आप लोग देखिए, राज्य बजट में स्थानांतरण, एनएचएम कर्मचारियों के एक हिस्से को राज्य के बजट में स्थानांतरित करना, जिसके लिए राज्य वित्त विभागों की स्वीकृति मिलना कठिन है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। अभी मैं एक और आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए रिक्त पदों का भविष्य के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे भी वही बोला गया कि जो स्वीकृत पद हैं 1 वर्ष या 2 वर्ष उसको नहीं भरा गया है तो क्या होगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अप्रूवल मिल चुका है, भारत सरकार ने जो है किसी पद को एनएचएम के लिए अप्रूवल दे दिया है, लेकिन 1 साल हो चुका है, फिर 2 साल हो चुका है। अगर उस पद को नहीं भरा जाएगा ना, तो भारत सरकार बोला है कि उस पद को समाप्त किया जाए, यह मेरा आदेश है। बाकी पीआईपी के बारे में बताया गया है कि राज्यों ने अपनी पिछली पीआईपी में कई ऐसे पदों के लिए बजट रखा होगा जो वर्षों से खाली है। आगामी पीआईपी में जो है MOHFW इन पदों की समीक्षा करेगा और अगर आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उसको समाप्त भी कर देगा। यदि राज्य यह नहीं दिखा पाते कि उन्होंने पिछले वर्ष इन पदों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, तो इन पदों को अस्थायी रूप से बजट से हटा दिया जाएगा और पद को समाप्त भी किया जा सकता है, ये बताया गया साफ साफ।
संकेत है, राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे उन पदों को पीआईपी में शामिल ना करें जो लंबे समय से रिक्त हैं, क्योंकि इससे उनकी कुल बजट स्वीकृत दर अप्रूवल रेट कम हो जाती है। इसके बजाय उन्हें उन रिक्त पदों को सरेंडर कर देना चाहिए और उनके बदले में नई आवश्यकताओं के अनुरूप नए पदों जैसे पब्लिक हेल्थ कैडर की मांग करनी चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है, इसको आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ लेना। अब यहाँ पे देखिए, नियमित पदों का प्रतिस्थापन नहीं। MOHFW की 9 दिसंबर के पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि NHM फंड का उपयोग राज्य के नियमित पदों को भरने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये साफ साफ बताया गया है और यह साफ साफ जो है आदेश है। समस्या कई राज्य अपने नियमित कैडर, रेगुलर कैडर की भर्ती प्रक्रिया में देरी करते हैं और NHM के तहत संविदा स्टाफ से काम चलाते हैं। ये बहुत सही बात बोला गया है। नया निर्देश, आगामी पीआईपी में राज्यों को एक नॉन डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि जिस पद के लिए वे NHM से बजट मांग रहे हैं वह राज्य सरकार का स्वीकृत नियमित पद नहीं है। जी हाँ, क्लियर है। यदि किसी नियमित डॉक्टर का पद खाली है तो राज्य को उसे अपने बजट से भरना होगा, ना कि NHM के बजट से संविदात्मक डॉक्टर रखकर। ये स्पष्ट बोला गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ते रहिएगा। कार्यक्रम प्रबंधन लागत पर 9% 14% की सीमा यहाँ पे लागू की गई है। पदों में कटौती, यदि PM लागत 9% से अधिक है तो राज्यों को गैर जरूरी प्रशासनिक पदों जैसे अतिरिक्त क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर को समाप्त करना होगा। बाकी वर्तमान संकट और आगामी कार्रवाई, कई राज्यों में 7वें वेतन आयोग के लागू होने, मुद्रास्फीति और पुराने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण PM लागत निर्धारित सीमा को पार कर रही है। 9 दिसंबर के निर्देशों के आलोक में आगामी पीआईपी में इस सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वेतन युक्तिकरण की बात करते हैं तो राज्यों को उच्च वेतन वाले सलाहकार पदों की समीक्षा करनी होगी। यदि किसी सलाहकार का वेतन बाजार दर से बहुत अधिक है तो उसे कम किया जा सकता है या अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। नियमित कर्मचारियों के वेतन पर रोक है। 9 दिसंबर के पत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नियमित कर्मचारियों का वेतन PM फंड से नहीं दिया जाएगा। अक्सर राज्य सरकारें अपने नियमित अधिकारियों को NHM में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर भेजती हैं और उनका वेतन NHM बजट से निकालती है। देखिए कितनी चालाकी करती है सरकार। अब क्या है कि अक्सर राज्य सरकारें अपने नियमित अधिकारियों को जो है NHM में प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर भेजती है और उनका वेतन जो है NHM बजट से निकालती है। आगामी पीआईपी से यह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। ऐसे अधिकारियों का वेतन राज्य सरकार को अपने बजट से देना होगा। इससे NHM के PM बजट पर भार कम होगा। ये आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी कुछ जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा अभी हम आपको एक और चीज़ दिखा देंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। बहुकौशल, मल्टी स्किलिंग और पॉलीवेलेंट भूमिकाएं। अब देखिए, अब ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो एक साथ कई कार्य कर सकें। एक कर्मचारी एक काम का युग समाप्त हो रहा है। लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला टेक्नीशियनों को अब केवल मलेरिया या केवल TB स्लाइड देखने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। आगामी पीआईपी में लैब टेक्नीशियन के लिए पॉलीवेलेंट भूमिकाएं प्रस्तावित की जाएंगी। उन्हें सभी प्रकार की जांचों, NCD, वेक्टर बोर्न समान पैथोलॉजी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे स्टाफ की संख्या कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। यानी एक कर्मचारी मल्टीपल काम करेगा, इससे पदों की संख्या कम हो जाएगी और जो एक कर्मचारी है मल्टीपल्स काम करेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, CHO, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, पूर्व में HWC में तैनात CHO की भूमिका को और विस्तृत किया जा रहा है। अब उन्हें नैदानिक कार्यों के साथ साथ जन स्वास्थ्य प्रबंधन, डेटा रिपोर्टिंग और टेली कंसल्टेशन का नेतृत्व करना होगा। यानी कि CHO का जो कार्य दायित्व है इसे बढ़ाया जाएगा और CHO को जो है बहुकौशल बनाया जाएगा, मल्टी काम दिया जाएगा, मल्टी वर्क दिया जाएगा, यानी कि एक से अधिक काम दिया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को, CHO ऑफिसर को यहाँ पे बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी पब्लिक हेल्थ कैडर यहाँ पे पद तैयार किए जाएंगे, जैसे पब्लिक हेल्थ कैडर कार्यक्रम प्रबंधन पदों जैसे SPM, DPM, BPM के लिए अब सामान्य स्नातकों या MBBS डॉक्टरों के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर MPH, DPH या स्वास्थ्य प्रबंधन MBA हेल्थ की डिग्री रखने वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तमिलनाडु और उड़ीसा ने इस दिशा में पहल की है और आगामी पीआईपी में जो है अन्य राज्यों को भी इसके लिए बजट का प्रावधान करने होंगे, ये साफ साफ बताया गया है।
फायदा क्या है कि इससे एक विशेष संवर्ग तैयार होगा जो केवल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि डॉक्टर नैदानिक कार्य के लिए मुक्त होंगे। अच्छी बात है। तकनीकी पदों का मानकीकरण, अब देखिए टेक्निकल जो पद है उसको क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। बाकी यह रिपोर्ट का वह पहलू है जिसका सीधा असर लाखों एनएचएम कर्मचारियों की आजीविका पर पड़ेगा। संसाधन लिफाफा की अवधारणा और वित्तीय अनुशासन के लिए नए आगामी वर्ष को जो है चुनौतीपूर्ण बनाएंगे। संसाधन लिफाफे की कठोरता और अतिरिक्त मांग, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। वेतन वृद्धि 5% कैप और प्रदर्शन, अब यहाँ पे सारी जानकारी है। वेतन वृद्धि, देखिए वेतन वृद्धि अब ऑटोमेटिक नहीं होगी, 5% की सीमा तय की गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह एचआर बजट में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए अधिकतम 5% तक की राशि को मंजूरी देगी। इससे अधिक की कोई भी वृद्धि राज्य को अपने संसाधनों से वहन करनी होगी। यानी कि अगर देखिए जो सैलरी इंक्रीमेंट है 5% रहेगी बस। अगर 5% से ज़्यादा कोई सैलरी इंक्रीमेंट देना चाहता है राज्य सरकार तो अपने संसाधन से, अपने दम से देगा। मान चलिए जो एनएचएम की सैलरी है हर साल 5% तो भारत सरकार बढ़ा देगी। अगर उसको 10% करना है तो फिर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही वहन करेगी, ना कि भारत सरकार से। क्लियर है? तो बाकी मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ और अभी मैं रिपोर्ट जो है पढ़ रहा हूँ अच्छे से। एक बार मैं इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ के 5 से 6 मिनट के अंदर एक छोटी वीडियो आएगी, उसमें हम आपको अलग से जानकारी यहाँ पे दे देंगे। अब अगर देखोगे ना, जस्ट इन टाइम फंडिंग और वेतन संकट, और आपने देखा भी होगा SNA सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श प्रणाली के लागू होने से फंड का प्रवाह बदल गया है। प्रणाली क्या है, सिस्टम क्या है कि अब केंद्र सरकार अग्रिम राशि नहीं देती बल्कि खर्च होने के बाद ही पैसा जारी करती है। संकट क्या है, पंजाब और हरियाणा में देखा गया है कि यदि राज्य अपना 40% हिस्सा समय पर जमा नहीं करता तो केंद्र का 60% हिस्सा भी रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का वेतन 2 से 3 महीने तक विलंबित हो रहा है। आगामी वर्ष में यह समस्या और गंभीर हो सकती है यदि राज्य वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करता है। तो अभी तो पंजाब और हरियाणा में संकट देखने को मिल रही है, आने वाले 2026 में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जो है यह संकट देखने को मिलेगा और जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उन्हें 5 महीने तक 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी। क्लियर है? जी हाँ, इस हिसाब से बताया गया है। बाकी यहाँ पे स्टेट वाइज जो है एनालिसिस किया गया है। स्टेट वाइज यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। असम एकीकृत PMU मॉडल लागू, वर्टिकल साइलो कम किए गए हैं। प्रदर्शन आधारित वेतन कटौती और सख्त मूल्यांकन लागू होगा। उड़ीसा में 9% कैप का कड़ाई से पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर पर जोर दिया गया है। पंजाब हरियाणा में जो है नियमितीकरण की मांग और वेतन विलंब से हड़तालें। बजट की कमी के कारण HR कटौती संभव, राज्य हिस्से में देरी से वेतन संकट जारी रह सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या किस राज्य में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मेघालय पूर्वोत्तर में जो है 14% PM लागत की अनुमति है और अन्य राज्यों में जो है 50% HR बजट सीमा का उल्लंघन आम है। बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए रोड मैप के बारे में बताया गया है 2025 से 2026 और 2026 से 2027 के लिए रणनीतिक सिफारिशें और रोड मैप यहाँ पे बताया गया है। आप लोग पढ़ सकते हो कि आउटसोर्सिंग मॉडल, गैर कोर गतिविधियाँ, नियमित संविदात्मक भर्ती के बजाय सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आउटसोर्सिंग मॉडल का प्रस्ताव करें जो PM लागत को कम करने में सहायक हो सकते हैं। यानी बोला गया कि अब संविदा पर NHM से भर्ती कम आएगी, आउटसोर्स पर ज़्यादा भर्ती आएगी। क्लियर है? यहाँ पे बताया गया है। बाकी चलिए एक और यहाँ पे चीज़ देख लीजिए, निष्कर्ष के बारे में बताया गया है। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए नंबर 1, बहुत सारे YouTube पर जो है फर्जी यहाँ पे जानकारी फैलाए जा रहे हैं और Instagram पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है बताया जा रहा है कि अब पूरे भारत में जो अलग अलग स्टेट में जो NHM है वहाँ से कोई संविदा पर भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, भर्ती आएगी। यानी बिहार NHM से भी भर्ती आएगी, UP NHM से भी भर्ती आएगी। तो ऐसा नहीं है कि NHM से भर्ती नहीं आएगी, NHM से भर्ती आएगी। जी हाँ, अलग अलग NHM से भर्ती आएगी लेकिन भर्ती कम आएगी। अब भर्ती कम आएगी तो UP NHM से भर्ती आएगी, राजस्थान NHM से भर्ती आएगी, लेकिन अब भर्ती यहाँ पे कम आएगी। इसके अलावा 5% जो सैलरी का इंक्रीमेंट है, अब 5% सैलरी का इंक्रीमेंट होगा एक साल में। अगर ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट देना होगा तो फिर जो है भारत सरकार जो है अपने तरफ से नहीं देगी, राज्य सरकार जो है अपने दम पर जो है अपने बजट से जो है
आपको इंक्रीमेंट आपकी बढ़ा सकती है। हम एनएचएम संविदा कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम शायद नहीं होगा और सैलरी सही टाइम पे मिलेगी। ऐसा नहीं कि सैलरी में डिले होगा। क्लियर है। इसके अलावा जो 2 साल से पुराने पद हैं, जिसका बजट यहाँ पे ले लिया गया है राज्यों की तरफ से, लेकिन उस पद को यहाँ पे भरा नहीं गया है, तो क्या होगा कि उस पद को समाप्त किया जा सकता है, या फिर राज्य को जो है फटकार लगाई जाएगी कि जो आपने जिस पद के लिए बजट लिया है 2 साल से उस पद पर क्यों नहीं भर्ती निकाली, तो उस पद पर भर्ती निकालिए, नहीं तो बजट वापस करिए या फिर उस पद को समाप्त करिए। इसकी भी मांग की गई है। इसके अलावा अब टेक्निकल पदों पर भर्ती आएगी। अब एनएचएम से जो है टेक्निकल पदों पर भर्ती आएगी, जैसे जेई की यहाँ पे भर्ती आएगी और भी बहुत सारे जो टेक्निकल पद हैं उसकी यहाँ पे भर्ती आएगी। क्लियर हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सीएचओ का जो कार्य दायित्व है थोड़ा बढ़ाया जाएगा और समान कार्य समान वेतन यहाँ पे लागू होगा। इसके अलावा अब एक कर्मचारी मल्टीपल्स काम कराए जाएंगे, उससे इस पत्र के माध्यम से निकल के आ रही है। इसके माध्यम से बोला गया है कि अब संविदा पर थोड़ा सा भर्ती कम किया जाएगा, लेकिन आउटसोर्स पर ज़्यादा यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार होती थी, क्या करती थी कि नियमित पदों को नहीं भरती थी बल्कि संविदा पर भर्ती करती थी। अब जो है नियमित पदों पर भर्ती करेगी और संविदा पर कम भर्ती करेगी। पहले होता था क्या, सरकारी भर्ती कम निकालती थी और संविदा पर ज़्यादा भर्ती निकालती थी। तो अब जो है संविदा पर भर्ती कम आएगी लेकिन सरकारी भर्ती ज़्यादा आएगी। बाकी इस रिपोर्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। एनएचएम से भर्ती आएगी और यूपी एनएचएम से भी यहाँ पे भर्ती आएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भर्ती कम आएगी। धन्यवाद।